स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सॉलिडिटी इमाइल दुर्खिम जो समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक हैं, उन्होंने सामाजिक एकता की अवधारणा दी और सामाजिक एकता के बारे में जो पहली एकता बताई, यांत्रिक एकरूपता या एकता, मैकेनिकल सॉलिडिटी, वो क्या है और मैकेनिकल सॉलिडिटी की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार सामाजिक एकरूपता एक नैतिक घटना है। ये समाज के नैतिक आदर्शों में निहित है। यहाँ कोई मूर्त वस्तु नहीं है, वरन समाज के सदस्यों की मानसिक स्थिति में निवास करती है। ये सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। समाज के लोगों में जितनी अधिक लगाव एवं निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी ही मात्रा में एकरूपता पाई जाएगी। अर्थात समाज के लोगों में जितना अधिक लगाव होगा अपने से एवं निकटता की भावना होगी, समाज में उतनी अधिक एकता की स्थिति उत्पन्न होगी। दुर्खिम जी का विचार है कि सामाजिक एकरूपता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या के आकार और श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं। मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी या के आधार पर और डिवीजन ऑफ लेबर्स के आधार पर समाज में परिवर्तन होते हैं। इस आधार पर समाज में दो प्रकार की उन्होंने एकता के बारे में बताया। पहला यांत्रिक एकता, मैकेनिकल सॉलिडिटी जिसको कहते हैं। दूसरा सावयवी एकता, जिसको ऑर्गेनिक सॉलिडिटी कहते हैं। तो मैकेनिकल सॉलिडिटी या जो दुर्खिम जी ने कहा है कि आंतरिक एकरूपता, वो क्या है? सरल, आदिवासी और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती। समूह के सदस्यों में जो पुराने समाज थे, आदिवासी समाज थे, वहाँ पे यांत्रिक एकता पाई जाती थी या पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं एवं एकरूपता का आधार है। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियां, भूमिकाओं, स्टेटस और रोल में विचारों, विश्वास, जीवन शैलियों में, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम एवं प्राचीन समाज का आकार क्या होता था? छोटा होता था। लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित होती थी और आवश्यकताएं में समानता पाई जाती थी। उन पर परंपरा, कस्टम, जनमत और धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है और आंख मूंद कर लोग इनका पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुल जाता है। वह समूह के साथ यंत्रवश होता है। जैसा समूह कहता है वैसा वो कार्य करता है, जैसा समूह निर्देशित करता है उसके अनुसार कार्य करता है। तो व्यक्ति से अधिक यहाँ पे समूह पे ज़्यादा जोर दिया दुर्खिम ने। और इस प्रकार के आचरण से जो एकता स्थापित होती है, उसको उन्होंने नाम दिया यांत्रिक एकता। दुर्खिम ने कहा कि दमनकारी कानून और यांत्रिक एकरूपता को परस्पर संबंधित माना। जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया दमनकारी कानून, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसी एकरूपता की व्याख्या के दौरान ही दुर्खिम ने अपराध, दंड और सामूहिक चेतना, तीन अवधारणाएं प्रस्तुत की। अपराध क्या है, उससे संबंधित दंड क्या है, और सामूहिक चेतना माने कलेक्टिव कंसेंस, माने एक समाज की जो सोच होती है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इंडिविजुअल का व्यक्तित्व सामूहिक चेतना में या सामूहिक जो समाज की जो होती है उसमें विलीन हो जाता है। यांत्रिक समाज, और उन्होंने जो यांत्रिक एकता बताया, जो सरल समाज, आदिम समाज और प्राचीन समाज में पाई जाती है, उसकी विशेषताओं के बारे में कहा कि पहला जो विशेषता है वो कही है कि अविभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम मतलब प्राचीन और ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग एवं आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी तो पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप नहीं पाया जाता। इन समाजों में भूमि
व्यक्तिगत नहीं होती वरन संपूर्ण गांव की होती है या सामूहिक रूप से होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर, हेरिडेटरी के आधार पर दूसरों से ऊंचा होता है और निर्णय पंचायत द्वारा लिए जाते हैं, जैसा कि भारतीय समाज में पाया जाता है। ऐसे समाजों में मानसिक, सामाजिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में एकता पाई जाती है। उनके विश्वासों, व्यवहारों एवं विचारों में समानता पाई जाती है। परंपरा ऐसे समाजों में एक रूपता, एक समानता उत्पन्न करती है। ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है और सामूहिक चेतना वहाँ प्रभावशाली होती है। दूसरी विशेषता है कि व्यक्ति का द्वैतिक स्थान, माने व्यक्ति का दूसरा स्थान। यांत्रिक एकरूपता वाले समाज में व्यक्ति के स्थान पर समाज को पहला स्थान दिया जाता है, इसलिए व्यक्ति का अपने आप दूसरा स्थान हो गया। वहाँ समाज का मुख्य एवं व्यक्ति गुण होता है। समाज प्राइमरी होता है और व्यक्ति सेकेंडरी होता है। व्यक्ति की व्यक्तित्व समाज में घुल मिल जाता है। व्यक्ति में व्यक्तिगत चेतना होती है, वह उसी के आधार पर उन्हें कार्य करता है, किंतु सामूहिक चेतना के सम्मुख व्यक्तिगत चेतना पीछे हो जाती है या पिछड़ जाती है या लगभग नगण्य हो जाती है कई मामलों में, इसलिए ये द्वैतिक हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। तीसरा है सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। ये पॉइंट आप को याद रखना चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से हैं कि यांत्रिक एकता वाले समाज में सामूहिक चेतना, मतलब पूरे समाज की चेतना, व्यक्ति की चेतना नहीं, समाज की चेतना का प्रभुत्व होता है और समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इनमें डाउट करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है। जिसे समाज स्वीकार नहीं करता, सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ये व्यक्ति एवं समय के ऊपर है। तो सामूहिक चेतना के बारे में दुर्खिम ने कहा कि इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती जाती है और ये आगे तक निरंतर चलती रहती है और इसमें व्यक्ति एवं समय के ऊपर है। फोर्थ जो विशेषता है यांत्रिक समाज की, वो है दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून की प्रधानता पाई जाती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट जो विशेषता है वो नैतिकता, मोरलिटी। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकरूपता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक एवं सावयवी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक, दोनों ही प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है तथा यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर समाज अपनी सुदृढ़ता एवं नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विशेषता है वो है सहजातीयता। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि ये सरल समाज और गांवों में होती है, अतः हर क्षेत्र में होमोजिनिटी पाई जाती है, सहजातीयता पाई जाती है। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है और जनमत की एकरूपता भी समाज में एकता उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड एवं सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने एवं कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य करता है। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अतः आम सभा में ही इन्हें निपटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था होती है। भोजन, वस्त्र और आवास, जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में परिवार एवं समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं और वर्गों का अभाव पाया जाता है एवं संपत्ति सामूहिक होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक संगठन।
यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है और धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। धर्म से समाज में नियंत्रण उत्पन्न होता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। दमनकारी कानून के आधार पर दुर्खिम ने अपराध व दंड की जो व्याख्या की है वो इस प्रकार है कि अपराध किससे कहा दुर्खिम ने? अपराध की व्याख्या दुर्खिम ने दमनकारी कानून के आधार पर की है। दंड अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें अपराध के लिए दंड न दिया जाता हो। सभी समाजों में अपराध सामूहिक चेतना पर चोट पहुंचाना माना जाता है और सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध कार्य करना माना जाता है। इसलिए ही समाज में अपराध के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। अपराध का निर्धारण दमनकारी कानून के द्वारा होता है। दमनकारी कानून समूह की अभिमति होती है, जिसमें पूरा समूह की सहमति होती है, सैंक्शन होती है। इन कानूनों के द्वारा अपराध वे कार्य हैं जिन्हें समूह के सदस्य अनुचित मानते हैं और जो सामूहिक भावना को, कलेक्टिव कंसेंस को, कलेक्टिव सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार दुर्खिम अपराध की व्याख्या दो आधार पर करते हैं। पहला, अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है। कैसे? प्रत्येक समूह में कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो समान रूप से सारे समूह में व्याप्त होती है। इनके विरुद्ध कार्य अपराध है। दुर्खिम अपराध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक कार्य अपराधी है जब वह सामूहिक आत्मा की शक्तिशाली तथा निश्चित अवस्थाओं पर आघात करता है। An act is criminal when it offends the strong and defined states of the common conscience। ये बात दुर्खिम ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उल्लेख किया है। तीसरा जो महत्वपूर्ण का है पनिशमेंट के बारे में उन्होंने दुर्खिम का विचार है कि जो कार्य समूह के द्वारा दंडनीय है वही अपराध है। अपराध ही दंड की मात्रा है और प्रकृति तय करता है कि दंड अपराध के प्रति समूह की भावात्मक प्रतिक्रिया है। सामूहिक भावना के प्रतिकूल आचरण करने पर समूह के प्रत्येक सदस्य के मन में विरोधी प्रतिक्रिया होती है और समूह के सदस्य प्रतिशोध लेना चाहते हैं और प्रतिशोध की भावना का परिणाम ही दंड है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य प्रतिशोध लेना और प्रत्याघात करना है। चूंकि अपराध की प्रकृति सामाजिक है, इसलिए दंड की प्रकृति भी सामाजिक है। अपराध के विरुद्ध हमारा प्रतिशोध व्यक्तिगत नहीं होता। हम ये प्रतिशोध इसलिए व्यक्त नहीं करते कि अपराध ने हमें हानि पहुंचाई है, वरन इसलिए कहते हैं कि अपराध उन पवित्र और परंपरागत आदर्शों एवं भावनाओं पर आक्रमण है जो हम सबकी हृदय में श्रद्धा के केंद्र है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एक और अपराध सामूहिक भावनाओं पर चोट करके समाज के सदस्यों के भीतर मौजूद सामूहिक आत्मा या सामूहिक चेतना को सावधान कर देता है तथा दूसरी ओर दंड इन सामूहिक भावनाओं की रक्षा करने और उनकी पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए अपराधी से बदला लेने के लिए समूह को एकता के सूत्र में बांधता है। ये एक रूपता या एकता समान उत्तेजनाओं तथा समान प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। दमनकारी कानून समाज की इसी प्रकार की एकरूपता को प्रकट करते हैं और इस एकरूपता को दुर्खिम ने नाम दिया है यांत्रिक एकरूपता अर्थात मैकेनिकल सॉलिडरिटी। अगले वीडियो में हम लोग दुर्खिम द्वारा दी गई दूसरी एकता ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।